जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग। मैं ब्रजेश आपका अपना यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक बार फिर से आप लोग के लिए जीके जीएस का शानदार मॉक टेस्ट सीरीज लेकर के आया हूं। मुझे विश्वास है क्लास आप लोग को अच्छी लगेगी। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि बिहार एसआई दरोगा, सचिवालय, फायरमैन आदि एग्ज़ामों के लिए जो है बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एग्ज़ाम कब होगी। जैसे कि अभी सूचना मिली है कि ये सारी एग्ज़ाम जो है जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपकी एग्ज़ाम जो कंडक्ट करा ली जाएगी। तो दोस्तों, आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए ताकि ये एग्ज़ाम में एक सीट आप लोग के लिए रिजर्व रहे। ठीक है, चलो भैया, तो आज का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने नए अपतटीय गश्ती पोत को नौसेना में शामिल किया है, जिसे नाम क्या दिया गया? प्रतीक्षा, सार्थक, प्रतिज्ञा आदि, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके आप लोग जल्दी बताइए। भारतीय तटरक्षा बल ने नए अपतटीय गश्ती पोत को नौसेना में शामिल किया है, जिसे नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? जल्दी कमेंट करके आप लोग बताने का प्रयास करें। स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है मेरे भाई, सारे बच्चे सही से जवाब देने का प्रयास करें। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा सार्थक। ओके, उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब सार्थक हो जाएगा। और किसके द्वारा बनाया जा रहा है? ये बनाया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये बनाया गया है। और जिसे आपको पता है कि भारत के पास में 3 प्रकार की सेना है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। तो इसे किसे सौंपा गया है? तो दोस्तों, भारतीय नौसेना को यह सौंपा गया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलो भाई, अब हम लोग आ जाते हैं अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, और कमेंट करके आप लोग जल्दी जल्दी सही जवाब देने का प्रयास करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वर्तमान भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत केंद्रीकृत बैंक है? 10, 18, 12 या 14? कमेंट करके आप लोग जल्दी बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो भाई, जब आप लोग को लगे कि मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई नेगेटिव थॉट आए, तो भाई एक छोटा सा शेर मैं आप लोग को सुनाना चाहता हूँ। हालात से टकराने का जज्बा रखो तुम, हालात से टकराने का जज्बा रखो तुम, मुश्किलों से मुस्कुराने का जज्बा रखो तुम, मुश्किलों में मुस्कुराने का जज्बा रखो तुम, अगर रूठ जाए तुम्हारे दिल का रेगिस्तान, तो दोस्तों रेत की दीवार बनाने का जज्बा रखो तुम। तो साथियों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है, और कमेंट करके आप लोग बताते रहे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है? तो दोस्तों जल्दी से आप लोग बताइए कितने हैं भाई। कमेंट करके आप लोग बताने का प्रयास करें। ऑप्शन ए है 10, बी है आपका 18, ओके ठीक है, सी है 12 और डी है 14। क्या उत्तर होगा? कमेंट करके आप लोग जल्दी बताएं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या आपका 12 है। ओके, तो दोस्तों 10 अभी हाल में क्या हुआ, 10 राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय कर दिया गया, और कुल मिलाकर के अब कितना बचा है? 12 बचा है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ भाई कि सबसे पहली बार, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो पहली बार पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे? तो पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकृत की बात किया जाए तो दोस्तों 1969 में, जुलाई 1969 में पहली बार क्या हुआ? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकृत किया गया। उसके बाद 1980 में, 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकृत किया गया। तो 1969 में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकृत किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है, कौन? इंदिरा गांधी, जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुई थी। ठीक है, चलो भैया, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो कॉमर्शियल में पूछा जाए तो एसबीआई होगा। अगर प्राइवेट सेक्टर का, अगर पूछा जाए आपसे प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक, तो क्या होगा? एचडीएफसी। ठीक है, चलो भैया, अब हम लोग आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा सितंबर 2020 में शुरू किए गए राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी का संबंध किससे है? भारत सरकार द्वारा सितंबर 2020 में शुरू किए गए राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी का संबंध किससे है? कमेंट करके आप लोग जल्दी से बताने का प्रयास करें। किसानों की समस्या, श्रमिकों की रोजगार, सिविल सेवा, क्षमता विकास, महिला सशक्तिकरण। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, सिविल सेवा क्षमता विकास। ठीक है,
तो दोस्तों क्या है कि सरकारी सेवा में सुधार लाने के लिए, क्योंकि सरकारी सेवा में बहुत सारा आपको गड़बड़ी देखने को मिलेगा, तो इनमें जो भी समस्या है, समस्या के निराकरण करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया, कर्मयोगी ठीक है, कर्मयोगी मिशन की शुरुआत किया, जिसका उद्देश्य क्या है, सिविल सेवा कर्मचारियों को अपनी क्षमता विकास के लिए अवसर प्रदान करना। उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सितंबर 21 सितंबर 2020 की हम लोग बात करते हैं। 21 सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 9 राजमार्ग परियोजना तथा हर घर में फाइबर कार्यक्रम पहुंचाने के लिए एक संकल्प लिया है? बताओ कौन सा राज्य होगा? ओडिशा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब कमेंट करके आप लोग जल्दी बताएं, क्या होगा? ओडिशा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। मतलब यह क्या किया जा रहा है, 9 राजमार्ग परियोजना तथा हर घर में फाइबर कार्यक्रम पहुंचाने के लिए जो संकल्प लिया है, ये कार्यक्रम की शुरुआत जो किया गया है, कहाँ से किया है? उत्तर आपका ए बी हो जाएगा, बिहार से। दोस्तों 14,000 करोड़ की राशि से यह 9 राजमार्ग परियोजना तथा गांव में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए क्या किया गया है कि फाइबर कार्यक्रम की शुरुआत की। कब? तो 21 सितंबर को। ठीक है भाई, तो 14,000 करोड़ यह जो है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये परियोजना के तहत किया जा रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको पता है कि दोस्तों बिना इंटरनेट का आप कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे लॉकडाउन हुआ, बहुत सारा शिक्षा संस्था जो है बंद कर दिया गया और वो सब जो क्या हुआ, ऑनलाइन हो गया। अगर ऑनलाइन हो गया और आपका मोबाइल की स्पीड देख सकते हो कितना है कि गोल गोल घूमते रहेगा, उसमें काम नहीं चलेगा। तो फाइबर जो योजना लाया जा रहा है, तो एक प्रकार से वाईफाई कनेक्टिविटी के द्वारा आपको इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। कोविंद द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार की किन महिलाओं को 8 मार्च 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वीणा देवी, भावना कंठ, राजकुमारी देवी, अर्चना सिंह, या ईवी ऑप्शन में आप लोग को दे रहा हूँ। ईवी ऑप्शन, ई ऑप्शन में क्या है? ई ऑप्शन में आपका ए और बी। तो बताइए क्या उत्तर होगा? आपका उत्तर ई हो जाएगा, ए बी। वीणा देवी और भावना कंठ, ये दोनों को पुरस्कार दिया गया है। अब हम लोग आ जाते हैं टू द पॉइंट कि दोस्तों क्यों दिया गया। तो आप देख पा रहे हो क्यों दिया गया था। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि एक तरफ क्या है आपका, यह है आपका भावना कंठ, जो कि दरभंगा की रहने वाली ये महिला है, दरभंगा की महिला है। और दूसरा क्या है, यह है आपका यह आपका वीणा देवी है। भावना कंठ का जन्म आप लोग जानते हैं, भावना कंठ कहाँ की रहने वाले, दरभंगा की, और यह वीणा देवी है मुंगेर की। तो दोस्तों क्यों दिया गया? तो भारत की प्रथम महिला जो कि लड़ाकू विमान का पायलट के रूप में चयनित किया गया, भावना कंठ। ठीक है, तो बिहार की बेटियां भारत में नाम रोशन करने वाली भावना कंठ को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों यह मिग 21 उड़ाई थी। कौन सा? तो मिग 21 उड़ाने वाली भारत की प्रथम महिला, ठीक है, भावना कंठ। और दूसरा जो आपको इमेज दिख रहा होगा, इन्हें क्यों दिया गया? तो दोस्तों यह जो वीणा देवी है, मुंगेर की रहने वाली है। दोस्तों इसे मशरूम महिला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इन्होंने क्या किया कि अपने दम पर मशरूम की खेती प्रारंभ की और उसके बाद इन्होंने 1000 से अधिक महिलाओं को ट्रेनिंग दी और सबकी रोजी रोटी यह पहुंचाने का प्रयास किया। क्योंकि आप देख सकते हो लॉकडाउन में भी बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है बहुत लोगों को। कई लॉकडाउन के कारण कोरोना के समय में कई लोगों का रोजगार भी छीना गया और ये महिला जो है कई लोगों को रोजगार भी दे रही है। क्या अच्छा भाई काम है। तो इसीलिए राष्ट्रपति ने इन्हें महिला नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। अब बात करते हैं नारी शक्ति पुरस्कार कब दिया जाता है? तो प्रत्येक 8 मार्च को। 8 मार्च को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर यह पुरस्कार दिया जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है और आपको सही जवाब। अगला क्वेश्चन है 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? हांगझोउ, नागोया, बीजिंग, जकार्ता। तो दोस्तों 19वें एशियाई खेल 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कमेंट करके आप लोग जल्दी से बताएं। तो इसका आयोजन दोस्तों
कहाँ होगा? तो नोट कीजिएगा, हांगझोउ शहर चीन में, हांगझोउ शहर चीन में। कब? 2022 में। अगर पूछा जाए 2018 में कब कहाँ हुआ था, आपको पता है कि दोस्तों एशियाई खेल की अगर हम बात करें तो एशियाई खेल प्रत्येक 4 वर्षों में आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग बताओ 18 में क्या हुआ था? अगर आपसे पूछा जाए कि 18 में एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था तो क्या बताओगे? जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करें, कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, अगर पूछा जाए 18 में तो जकार्ता में हुआ था। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, 2018 में यह जकार्ता में हुआ था, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पहली बार एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था तो क्या बताओगे? पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था तो क्या बताओगे? तो दोस्तों 1951 में, 1951 में पहली बार यह नई दिल्ली में, कहाँ पर हुआ था? तो नई दिल्ली से प्रारंभ हुआ था। नई दिल्ली से भारत की ये जो एशियाई खेलों का आयोजन सबसे पहली बार नई दिल्ली से हुआ था। 2018 में कहाँ हुआ था? जकार्ता में 2018 में हुआ था। पूछा जाए 2022 में हांगझोउ शहर चीन में। अगर पूछा जाए कि बताओ भैया कि नेक्स्ट जो है चीन के बाद कहाँ आयोजित किया जाएगा तो बोलोगे सर ये तो आपने बताया नहीं। तो 4 साल बाद और जोड़ दो, 22 में 4 कितना होगा? 26। तो 2026 में इसका आयोजन कहाँ होगा? तो नगोया जापान में हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, टोक्यो में आपको पता है कि टोक्यो में जो है ओलंपिक्स गेम की शुरुआत भी हो रही है, ओके। तो टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपको सही जवाब देना है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? डॉक्टर श्री कृष्ण जी के बारे में बात करते हैं, ओके, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बरबीघा। बरबीघा है कहाँ पर? मुंगेर में। बरबीघा कहाँ पर भैया? मुंगेर में। आपको पता है मुंगेर का सेक्स रेशियो क्या है? सबसे कम है, ठीक है। सेक्स रेशियो सबसे कम मुंगेर का है, तो बरबीघा मुंगेर में हुआ था। अगर बात करते हैं गया की क्या उपलब्धि है दोस्तों? तो सबसे गर्म जो है, अगर जिला की बात करें तो गया है, और यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बात करते हैं सिमरिया दियारा में क्या हुआ था? जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण ये कहाँ पर है? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण का जन्म सिताब दियारा में हुआ था। सिताब दियारा आपको पता है कहाँ पर पड़ता है? सिताब दियारा कमेंट करके आप लोग जल्दी बताएं। सिताब दियारा का नाम आपने सुना होगा। सिताब दियारा ये कहाँ पर है? सिताब दियारा में जन्म किनका हुआ था? तो दोस्तों सिताब दियारा में श्री कृष्ण, इसका क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण का, जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ से सारण डिस्ट्रिक्ट के पास में क्या मिला था कि दोस्तों हड्डी का औजार इसी जगह से मिला था, ठीक है भाई। चलो इस क्या नाम है प्रॉपर? चिरांद सारण डिस्ट्रिक्ट में यहाँ से हड्डी का औजार मिला था। और सारण डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित क्या है? सिताब दियारा, जहाँ जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। अगर बात करते हैं बरबीघा में, तो श्री कृष्ण जी का जन्म बरबीघा में हुआ था। श्री कृष्ण जी को क्या कहा जाता है? बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण जी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों बिहार केसरी के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। चलो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बताओ, राम वृक्ष बेनीपुरी कलम का जादूगर के नाम से जाना जाते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर के बेनीपुर में, ठीक है। अब हम लोग एक और देख लेते हैं, सिमरिया में किसका जन्म हुआ था? सिमरिया पूछा जाए तो सिमरिया में किसका जन्म हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया, जो कि कहाँ पर है? बेगूसराय में। बेगूसराय जिला की सिमरिया में किसका जन्म हुआ था? दिनकर जी का, रामधारी सिंह दिनकर जी। आप नोट कीजिएगा भैया, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विदेशिया किसकी कृति है? भिखारी ठाकुर, रामदयाल सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु। तो कमेंट करके आप लोग जल्दी बताएं किसकी कृति है भाई, जल्दी बताएं, जल्दी से आप लोग बताएं क्या सही जवाब होगा। स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। चलो भैया, तो सिंह जी भी थे। और दोस्तों इन्होंने विदेशिया नृत्य कह सकते हैं ना, विदेशिया नृत्य के प्रवर्तक इसे माना जाता है। इनकी कृति भी विदेशिया, ठीक है। तो दोस्तों आगे चलकर इसका नाम लुंडा डांस भी हो जाता है। चलो मैं आपको दिखाना, आप लोग देख पा रहे हैं
ये लुंडा नृत्य है, जिसे विदेशी नृत्य के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि पुरुष जो है महिलाओं का ड्रेस पहन करके जो है नृत्य करते हैं, ठीक है। ये खास करके शादी वगैरह में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो भैया, अब तो ऑर्केस्ट्रा आ चुका है, तो अब धीरे धीरे प्रचलित में अब बहुत कम ही है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में आप लोग जानते होंगे। इनका जन्म पूर्णिया में हुआ था और महिला आंचल के रचयिता थे, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार में सौराठ मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? सौराठ मेला की बात करते हैं तो दोस्तों यह कहाँ किया जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मधुबनी में। इसकी क्या है भैया? मधुबनी में। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें क्या है कि ब्राह्मण परिवार के युवा युवतियाँ ये मेले में भाग लेते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं और जो इनको पसंद हो जाता है उनसे शादी कर लेते हैं। मधुबनी पेंटिंग भी यहाँ फेमस है, ठीक है। चलो भैया, तो आप लोग समझ गए सौराठ मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों मधुबनी में लगता है। यहाँ पर ब्राह्मण परिवार के लड़के लड़कियाँ भाग लेते हैं, अकेले नहीं अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, जो पसंद हो जाते हैं उनके साथ शादी ये लोग कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई। तो ऐसे अगर होते रहे तो दहेज प्रथा समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपको जल्दी से बताना है, जल्दी से बताइए निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बिहार में प्रचलित नहीं है? जट जटिन, डोमकच, सामास चकेवा, विदेशिया। ऑप्शन ई भी है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। क्या उत्तर होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ई, हो जाएगा ई ऑप्शन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों सब जो है यह नाटक जो है बिहार में प्रचलित है। जट जटिन की बात करते हैं, इसमें महिला पुरुष दो महिला रहती है, एक महिला एक पुरुष बन जाती है, या कभी कभी कई महिलाएं होती है, दो भागों में बढ़ जाती है, एक तरफ पुरुष एक तरफ महिलाएं, ठीक है। और इसमें गाना गाते हैं, ठीक है। जट जटिन एक महिला एक पुरुष को जो है कुछ बातें बताती है और पुरुष महिला को बताती है। डोमकच की बात करते हैं, जब शादी विवाह होता है, जब सारे पुरुष जो है कहाँ चले जाते हैं? बाराती। महिला अक्सर घर में रहती है, तो क्या करते हैं पुरुषों को ड्रेस पहन करके, और चोरों के डर से कि चोर घर में ना आ जाए इसलिए जो है वे क्या करते हैं? एक लोक नृत्य करते हैं, ठीक है। सामा चकेवा की बात करते हैं, यह भाई बहन का त्यौहार है सामा चकेवा, और ख़ास करके जो है ये बिहार के कई क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। और विदेशिया तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। विदेशिया नृत्य जो है पुरुष जो है महिलाओं का ड्रेस पहन करके शादी के शुभ अवसर पर और कोई मांगलिक कार्यों में यह विदेशिया नृत्य का आयोजन किया जाता है। इनके प्रवर्तक कौन थे? भिखारी ठाकुर। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? बिहार राज्य में कार्यपालिका के प्रधान अगर पूछा जाए इस प्रकार का क्वेश्चन, तो दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। कोई भी राज्य की बात करते हैं कार्यपालिका के प्रधान। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब मूव करते हैं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा सकता है? साधारण बहुमत से, पूर्ण बहुमत से, प्रभावी बहुमत से, विशेष बहुमत से। क्या सही जवाब होगा? कमेंट करके आप लोग जल्दी बताओ। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा सकता है? साधारण बहुमत से, पूर्ण बहुमत से, प्रभावी बहुमत से, विशेष बहुमत से। कमेंट करके आप लोग जल्दी बताओ। तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा की बात करते हैं तो साधारण बहुमत से पेश किया जाता है, ठीक है। तो साधारण बहुमत से ये पेश किया जाता है, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आपात। तो आप लोग दोस्तों जल्दी बताओ कि कितने प्रकार के राष्ट्रीय आपात होते हैं? कमेंट करके आप लोग बताएं, ठीक है। चलो राष्ट्रपति का कुछ शक्ति मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आपको पता है राष्ट्रपति को बहुत शक्ति मिली है, कार्यकारी शक्ति मिली है, विधायी शक्ति मिली है, वित्तीय शक्ति मिली है, न्यायिक शक्ति, कूटनीतिक, सैन्य शक्ति, आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति की हम लोग बात कर लेते हैं। इनमें 3 प्रकार की शक्ति दी गई है। आपाती शक्ति की बात करते हैं, नेशनल तो इमरजेंसी पावर की बात करते हैं। कौन सा? इमरजेंसी पावर की बात करते हैं। ये 3 प्रकार का है। एक है आपका आर्टिकल 352 352 के तहत समझ गए क्या होगा? राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय
आपात, राष्ट्रीय आपात की घोषणा आर्टिकल 352 के तहत किया जाता है कब? तो दोस्तों जब युद्ध हो, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, युद्ध या बाहरी आक्रमण कर दिया जाता है या सशस्त्र विद्रोह हो, इस समय राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 का प्रयोग किया जाता है। नंबर दो क्या है आपका? आर्टिकल 356 356 कब लगाया जाता है? जब लगता है कोई राज्य में क्या है कि वहाँ के सीएम सही से काम नहीं कर पा रहे, तो गवर्नर क्या करते हैं, एक लेटर लिखते हैं राष्ट्रपति, कहते भैया ऐसा ऐसा बात है। आपको पता है ना कि प्रशासक के रूप में केंद्र के तरफ से गवर्नर वहाँ जो है काज करते हैं, और जब गवर्नर लेटर लिखते हैं राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति अपना जो है मंत्रिमंडल से मतलब एक मीटिंग बुलाती है, उसके बाद जो है आर्टिकल 356 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र जो है विफल होता है तब आर्टिकल 356 का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा क्या है आपका, जो अभी भी हम लोग बात कर रहे थे, वित्तीय आपातकाल, तो आर्टिकल 360 मतलब 360 के तहत राज्य में कोई भी क्या किया जाता है भारत में, आपका 360 मतलब 360 का प्रयोग किया जाता है, वित्तीय आपात। ठीक है, तो दोस्तों वित्तीय आपात की हम लोग बात करते हैं, अभी तक एक बार भी लगाया नहीं गया है, अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है, और इसको साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। कब? एक सदन में नहीं, दोनों सदनों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। निम्न में से किसे वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया गया? निम्नलिखित में से किस वीटो का शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? अत्यधिक वीटो, विशेष वीटो, निलंबकारी वीटो या पॉकेट वीटो? कमेंट करके आप लोग जल्दी बताओ। वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके जल्दी बताओ। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विशेष वीटो। विशेष वीटो का प्रयोग अमेरिका के राष्ट्रपति कर सकते हैं, लेकिन भारत में इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। भारत की जो राष्ट्रपति के पास में जो विशेष वीटो शक्ति है, अत्यधिक वीटो, निलंबकारी वीटो, पॉकेट वीटो। ठीक है, जबकि बी विशेष वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति नहीं करते। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगति किसके समय में आयोजित की गई थी? प्रथम जैन संगति के समय में आयोजित किया गया था? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंदुसार? कमेंट करके आप लोग बताते रहे, तब मजा आएगा। वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें। प्रतिदिन एक क्लास 5 बजे होती है। बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सचिवालय जिसे कहते हैं, फायरमैन आदि एग्जाम के लिए, इसके अलावा यूपीएसआई हो, यूपी संबंधित और सभी एग्जाम के लिए ये रामबाण साबित होगा। प्रतिदिन आप लोग आए, इसमें आपको जीके जीएस की क्लास में आपका सारी चीज़ मिलेगा, करेंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारी चीज़ मिलेगा। ठीक है, तो प्रथम जैन संगति की हम लोग बात करते हैं। प्रथम जैन संगति का आयोजन कब किया गया था? तो दोस्तों प्रथम जैन संगति का आयोजन 3 BC में किया गया था। कब किया गया था? कमेंट करके आप लोग बताओ। 3 BC में इसका आयोजन किया गया था, 300 ईसा पूर्व में इसका आयोजन किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो नोट कीजिएगा कहाँ किया गया था, इनके अध्यक्ष कौन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? स्थूलभद्र थे। 300 BC में इसका आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र, किसने नाम दिया था? पाटलिपुत्र का नाम किसने रखा था? उदय ने। तो दोस्तों इसका जो अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। ठीक है, स्थूलभद्र। और इसमें क्या हुआ था? जैन धर्म 2 भागों में बट गया। एक हो गया दिगंबर, दूसरा हो गया श्वेतांबर। दिगंबर जो है भद्रभाऊ की तरफ से जो नेतृत्व किया जाता था, उसका नाम रखा गया दिगंबर। और जो है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो आपसे पूछा जाए कि बताओ कि द्वितीय बौद्ध संगति का जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय जैन संगति का आयोजन दोस्तों आपका कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका आयोजन हुआ था आपका वल्लभी में। ओके, तो नोट कीजिएगा कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था वल्लभी। वल्लभी कहाँ है? तो ये दोस्तों गुजरात में है। ठीक है, और इनके अध्यक्ष कौन से? शर्मा श्रवण। ओके, शर्मा श्रवण थे। ठीक है, नोट कीजिएगा भाई। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो भाई
तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ, 1938 में किसने बिहार में मोमिन कांग्रेस की स्थापना की थी? मजरूल हक, सैयद अहमद यूम, अब्दुल कयूम अंसारी, राजेंद्र प्रसाद। कमेंट करके आप लोग बताएं। ये होमवर्क है और प्रतिदिन आप अपने मित्रों को एक बार जरूर बताएं दोस्तों। मैं चाहूँगा कि आप लोग को सिलेक्शन जरूर दिलाओ, ठीक है? तो वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करते रहिए, अपने मित्रों को बताते रहिए। प्रतिदिन लाइव क्लास के लिए 5 बजे हमारे साथ जुड़ जाइए, सुबह नहीं शाम 5 बजे, ठीक है मित्रों? फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।